मेरा नाम सखा है और सखा के नाम से मुझे आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। हमारा एक चैनल है जिसको लव धर्मा के नाम से जाना जाता है, YouTube चैनल है। वो मल्टी डायमेंशनल चैनल आप बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग दुनिया के सभी तरीके के विषयों पे उसमें चर्चा है। ओके, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल सकती है। ठीक है, मेरा इंट्रो सिर्फ इतना है कि मैं हूँ, बहुत बढ़िया बात। सिर्फ इतना। और उसको प्यार करें ना, उसको अप्लाई भी करें एक्चुअल ऑन ग्राउंड। जहाँ वो अप्लाई करना मेरा मानना है तब तक संभव नहीं होता जब तक हमें एग्जाम्पल्स ना मिले कुछ लोग। बिल्कुल। तो इस इंसान की एक कमजोरी है और खूबी भी कि वो जैसे एग्जाम्पल ज़्यादा देखता है वैसा ही होने का प्रयास करता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। तो जैसा समाज में देखेगा तो वैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इतने लोग रहते हैं, तो अगर 2-4 लोग यहाँ के हम लोग को देखेंगे तो निश्चित थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारा कंसेप्ट है। और थोड़े से वो पैसे दे जाएंगे जिससे हम अपनी लग्जरी जिएंगे। अच्छा, वरना हम दाल रोटी तो नहीं कहते, जिससे हम अपनी लग्जरी जिएंगे। बढ़िया बात है। बहुत विजन काफी अच्छा आपका है। बिल्कुल ओपन कंसेप्ट। मॉडर्न न्यू एज जिसे बोलेंगे वो हाँ। है ये सोच आपकी, और ये जरूरी भी है। ये जरूरी है। जरूरी। देखिए, धर्म कर्म कांड सब अपनी जगह पे है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं, है। असल में धर्म कर्म भी सब यही सिखाता है। बिल्कुल भाई, एक दूसरे को प्यार बिल्कुल करना, यही सिखाता है। बिल्कुल रिस्पेक्ट। धर्म कर्म ये नहीं सिखाता कि आप यहाँ आए और आप एक रुद्राक्ष की माला डाल लें और उसके बाद बोले बम बम भोले हाँ। और पैक खोले। तो ये चीज जो होती है वो थोड़ी सी ये धर्म नहीं है। बम बम बोले उसी से नाम से जाने जाते हैं बस खाली। हाँ, सोमनाथ और ये पैक हाँ, के बम बम बोले और पैक खोले तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो अच्छा। तो इसलिए तो आप तो काफी यंग एज लग रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मैं इतना यंग हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। इतना ही यंग हूँ। तो मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही है। ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले हैं? ओरिजिनली मैं यूपी में एक जगह है शाहजहाँपुर। अरे वाह, मैं गया हूँ मेरे ख्याल से। हम लोग क्रॉस करते हैं शाहजहाँ। तो यूपी में एक जगह है शाहजहाँपुर, वहाँ से हूँ। अच्छा और फिलहाल यहीं हूँ। अच्छा। तो बस यही है कि तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहते हैं आप? जी यहीं 12 ही महीने रहता में हूँ। से 8 महीने 6 महीने हैं? नहीं, मैं पूरे वक्त यहीं रहता हूँ। थोड़े वक्त कहीं चला जाऊँ तो चला जाऊँ, अच्छा, ओके मैं पूरे वक्त यहीं रहता ओके। हूँ जी। हम लोग कोरोना काल में भी जब सब बंदी थी तब भी यहाँ थे हम लोग। अच्छा। 42% थे। तो जैसे कोरोना काल आया, हाँ हाँ। तो कोरोना काल जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ हम लोगों ने उसी दिन से मान लिया कि दुनिया अब नहीं है। अच्छा, और उसी दिन से गैस के सिलेंडर रख दिए गए, चूल्हे रख दिए गए, ठीक है। चूल्हा बना लिया गया। अच्छा। लकड़ी उठा के बच्चे बीन के लाने लगे, उसमें अच्छा। खाना बनाने लगे। अच्छा, तो हम लोगों ने उसी तरीके से जीना बहुत शुरू बढ़िया कर बहुत दिया। बढ़िया। वही जरूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, वही- जैसा देश वैसा भेष। हम लोग गिरगिट हैं असल में। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो ढंग है कि हम यहाँ पहाड़ों में हैं तो हम इसके तरीके से फिर जी लेंगे। और ज़्यादातर लोग होता है, जैसे हम बात करते हैं कि बाहर से लोग आते हैं, आते पहाड़ को जीने हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो अपना सारा वो सामान लेके आते हैं जिससे वो यहाँ शहर को जीते हैं, ट्रू, वेरी ट्रू। है ना? बहुत बहुत सही बात है। तो आप किसी के पास गए, अपने ही सब ले गए, बिल्कुल तो आप वहाँ गए कहाँ? बिल्कुल। इनफैक्ट ये तो मैं अपने ऊपर जीती जागती मैं इसका वो हूँ। मैं बिल्कुल, गाड़ी साथ- अपनी लेके आया हूँ तो नहीं, उसमें अपना राशन पानी में लेके आया हूँ। अपना राशन लेके पानी लेके आ आना। रखा हूँ देखिए, बस। आज के युग में गाड़ी लेके आना एक चलिए वाहन की बात है। कभी लोग घोड़े खच्चर लेके जाते थे, तो वो एक वाहन ही है, मैं इसको अननेसेसरी नहीं कहूँगा। बिल्कुल। लेकिन अब हम यहाँ आते हैं, हम वैसे ही कमरों की मांग करते हैं, वैसे ही टीवी की मांग करते हैं, वैसे ही गीजर की सबकी मांग बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 2 दिन नहीं नहाओ, सही बात है। बिल्कुल है ना? इतने गंदे तो नहीं है लोग, 2 दिन नहीं नहाए। बिल्कुल। तो कुछ अलग से कंसेप्ट हैं। अगर कोई आता है तो हम उसको यही सिखाते हैं कि फिर जियो तो इस ढंग से जियो। जबकि हमने भी अपने तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं कर रखी हैं, अच्छा, जो हमें ज़रूरतें होती हैं। हाँ। कोशिश की है कि लोगों को एकदम तो ढाला भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। पहले उनको उनके तरीके की चीज़ देके करेक्ट। बाद में देखिए, होता यह है कि मेहमान के और मेज़बान के अपने अपने फ़र्ज़ होते हैं। पहाड़ के लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए एक तरीके से मेज़बान है। बिल्कुल। तो मेज़बान का फ़र्ज़ है कि मेहमानों के लिए सब कुछ करे। अपनी सब चीज वो करें। लेकिन मेहमानों का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर मेज़बान ने कोई कमी छोड़ दी तो उसकी शिकायतों से ना भरे। बिल्कुल सही बात। ये मेहमान का भी फ़र्ज़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वो जो ये सब जो होटल और ये सब टूरिज़्म जो चला है, इसमें लोग ये प्रथा भूल रहे हैं।
और ये प्रथा दी जा सकती है, वापिस उन्हें याद दिलाई जा सकती है कि इस तरीके की प्रथा है। बस थोड़े ढंग यूनिक होंगे और सारे ढंग कहे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम पका पकाया कुछ बना के रख रहे हैं इसका मतलब हम भी फिर एक चीज़ थोप रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो यहाँ पका पकाया कुछ नहीं है। यहाँ लोग जब होते हैं तो अगर मैं देखूंगा कहीं पे कुछ गलती है तो उनसे कहूँगा, उस पर बात करूँगा। है। अच्छा, तो ये एक ढंग है। ओके। हाँ, कुछ मोटी मोटी चीज़ें तो ज़रूर हैं जिनसे मैं कहना चाहूँगा। जैसे लोग यहाँ रात पे रात 12-1 बजे तक डीजे बजा के नाच रहे हैं। अच्छा, दिस इज़ नॉट गुड। ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, सही बात है। है ना? अगर आपको पहाड़ों के साथ प्रेम है तो रात में कंबल ओढ़ के थोड़ा सा यहाँ के वो ये सन्नाटे को यही सुनो। सबसे बड़ा कारण तो यही चल रहा है, नदी बह रही है। मैं वही कह रहा हूँ, की जो इसके आवाज़ नहीं, है जो- यहाँ के सन्नाटे को सुनो, यहाँ के नदियों का शोर सुनो, ये भी एक ढंग है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हम लॉट ऑफ आने वाले वक्त में ये सत्संग टूरिज्म आपको सुनने में आएगा। अच्छा, और शायद आप पहले व्यक्ति होंगे जो इसको उठा भी सकते हैं कि आपको सीधे सीधे पता लग गया कि ये होने जा रहा है। बिल्कुल। हमारे कंसेप्ट में है। अभी यहाँ जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये सब अभी आज ही पूरा हुआ है बन के। अच्छा, जी, इत्तेफाक की क्या बात बात है, है। आप पहले मेहमान हैं। क्या बात है, तो बहुत हम भाग्यशाली मानते हैं फिर तो अपने आप को। हाँ, तो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपसे कह दी। अच्छा, और ठीक है। नहीं आपका समय देने की, अपना कीमती समय देने की नहीं, कोई कीमती नहीं, हमारा फोकट का समय है। कीमती वो तब बनता है जब अच्छे लोगों के साथ व्यतीत किया जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये बात। तो आप आए, आप अच्छे इंसान हैं, आपके साथ मैंने व्यतीत किया। आपका धन्यवाद कि हमारा समय आपने Likewise, कीमती बनाया। आपका भी सर बहुत बहुत, आप सब लोगों का इनफैक्ट धन्यवाद। और जो आप काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इससे एम यही है यानी कि भाई सिर्फ आप कोई अपना इंटरेस्ट आपका नहीं है इसमें, इस पे काम नहीं, करने इसमें में। इंटरेस्ट है हमारा। अच्छा। इंटरेस्ट भी है, वो भी बता देना। बिना लालच के कहाँ कोई चलता, हम लालची हैं। इंटरेस्ट हमारा ये है कि अब बहुत साल पहले किसी ने पूछा था आपको क्या पड़ी है ये सब करने की, अच्छा, तो मैंने उनसे कहा था कि हम अपने तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। Okay. एक नया सोच हो गई हमारी। बिल्कुल अब नया सोच हो गई तो तब तक नहीं जी सकते जब तक वैसे लोग ना इकट्ठे हों। बिल्कुल सही बात। तो कुत्ता जो पूंछ हिला के बैठता है वो सफाई नहीं करता, वो अपने बैठने योग्य स्थान बनाता है। बिल्कुल सही बात फिर वो अलग चला जाए। जैसे कल को मैं यहाँ अपने तरीके के लोग इकट्ठे कर रहा हूँ, अपने बैठने योग्य स्थान बना रहा हूँ। है। हाँ, ये हो सकता है कल मैं मर जाऊं तो लोग कहें कुत्ता आया था सफाई करके गया। बिल्कुल। तो सफाई नहीं कर रहा हूँ मैं अपने बैठने योग्य स्थान बना रहा हूँ, अपने जैसे लोगों को तैयार कर रहा हूँ जिनके बीच में अपना जीवन सुकून से जी सकूँ। ये मेरा लालच है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया लालच है। इस तरह का लालच अगर मेरे ख्याल से आपके साथ में अगर लोग और जुड़े और इस लालच को और बढ़ाए, हम तो कह रहे हैं। नहीं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये लालच बढ़ रहा है। हाँ हाँ, और ये सारे लोगों को चस्का लग रहा है कि इस तरीके की दुनिया होनी जरूरी है, चाहिए। तो जरूरी है। देखिए आर्टिफिशियल जो है काफी चीजें एक वो तरह का एक वो बन गया है, एक वर्ल्ड बन गया है ऑल टुगेदर की जिस इकोसिस्टम में। हम लोग यहाँ जो रहते हैं हम लोग इसको सखा परिवार बोलते हैं। सखा परिवार, हम लोग इसको सखा परिवार बोलते हैं। अच्छा, और सखा परिवार के तहत हम लोग यहाँ जीते हैं। अच्छा। कोई यहाँ रिलेटिव नहीं है किसी का। ये बच्चे ज़रूर हैं, इनकी माँ भी है, बाकी कोई किसी का ब्लड रिलेशन नहीं है। यहाँ सब अलग अलग जगह से आए हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं हूँ। अच्छा, लेकिन कमाल की बात है, अब मैं समझता हूँ शायद मैं किसी के घर भी नहीं गया हूँ। अच्छा, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं उनमें से किसी के भी घर आज तक नहीं गया। अच्छा। तो कहाँ कहाँ पूरे देश से आ रखे हैं? या पूरे देश में बताएंगे अपने अपने थोड़ा तरीके से। एक लाइन बता दें अपने बारे में। हाँ, आपने तो बता दिया था, बता दीजिए फिर मैंने रिकॉर्ड हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा हमारे। मैं प्रवीण आनंद हरियाणा से। मैं सीताराम वही चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। अच्छा जी। मैं ऋषिकेश शर्मा MP चंबल से। चंबल से। हाँ। मैं जनार्दन भारद्वाज रुड़की हरिद्वार से। अच्छा जी। मेरा नाम चंद्रमोहन है, मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कैथल से। मेरा नाम वरिंदर सिंह है, मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा। अच्छा जी। मेरा नाम गोपाल है, मैं ऋषिकेश से हूँ। जी मेरा नाम सीता है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जी। मैं ऋतु जी। यूपी पीलीभीत। पीलीभीत। मैं मनी सहारनपुर यूपी से। अच्छा, यूपी की मेजोरिटी दिख रही है। तो भाई साहब को भी तो मैं बंटी हिसार से, हरियाणा। हरियाणा। ये काफी अच्छी बात है। मैं नीलकमल, तो छत्तीसगढ़ हरियाणा यूपी से निकल के आ रहा है ये मैं कॉन्सेप्ट। अंजलि सहारनपुर से। तो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से।
प्रीडोमिनेंटली यहाँ हरियाणा आप- यूपी, छत्तीसगढ़, मैं नियति, गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, मैं दिव्या, से, उल्लासनगर, केरला से भी महाराष्ट्र से। गए हुए हैं सब। महाराष्ट्र में है। मैं स्नेहा, झारखंड, टाटा नगर से। नमस्कार, मैं मौलिक साक्य, हिमालय के कोक, नेपाल से आया हूँ। अरे वाह 8-9 महीने से यही हूँ। नमस्कार, मैं यूपी का आदिवासी। मैं विनोद, हरियाणा। जी मैं आशीष, टोड़ी गढ़वा। अच्छा जी। मैं कुणाल गुप्ता, पटियाला, पंजाब, सखा से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा ये कुणाल जी हैं, ये ब्लाइंड हैं। अच्छा और लेकिन बहुत समय पहले मेरी एक बुजुर्ग से बात होती थी, हाँ। तो उनसे मेरी बात होती थी आज के युग में तरक्की को लेके। हम्म। तो वो कहने लगे कि सही बात तो यह है कि इंसान के जीवन का लक्ष्य है कि वो अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग को दे, ज़्यादा समय इंसान अपने को दे। लेकिन टेक्नोलॉजी जब आई तो ऐसा लगा कि हम अपने 4 घंटे के काम मोटरसाइकिल से आधे घंटे में पूरे कर सकते हैं, तो हमारे पास 3.5 घंटे बच जाएंगे। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का यही मेन उद्देश्य था कि इंसान के पास उसके समय को बचा के और उसे अपने लिए और जीना सिखाए। लेकिन हुआ उल्टा ये कि 3.5 घंटे बचने की बजाय आदमी के 5 घंटे और लगने लगे कि मेरे पास अच्छी मोटरसाइकिल आ जाए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम विकृत हो गए। तो मेरा मानना है कि आज के डिजिटल युग में जहाँ पे आप ऑनलाइन रिचार्ज करा सकते हैं हर तरीके की चीज़ों का, वहाँ पे अगर किसी तरीके से प्रयास किया जाए कि थोड़ी इंसानियत भी रिचार्ज हो जाए, ओके। वो बहुत ज़रूरी है। और इंसानियत की जब भी बात चलेगी, एक ऐसा शब्द है जिससे आप बच नहीं सकते, और वो शब्द है प्रेम। उसे आप बच नहीं सकते। लेकिन हमने प्रेम के इतने टुकड़े कर दिए, हमने प्रेम की इतनी डेफिनेशंस कर दी कि प्रेम की लाश जो है बहुत सारे टुकड़ों में पड़ी दिखाई देती। इंसान टूट रहा है, बुरी हालत में है। निश्चित ही हम यहाँ से बैठे हुए ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि किसी जंगल के कोने में बैठ के ही आज इतनी बड़ी बातें करना बाकी रह गया है। शहर की भीड़ में जाके तो इंसान अपनी रोटी के नाम पे अपनी न जाने कितनी मक्कारियों को पूरा कर रहा है। जंगल के जानवर से सीखा जा सकता है कि उसके पास उतना ही भोजन होता है जितनी उसे भूख होती है, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है, और खासतौर शहरों में बैठने के बाद हो गया कि वो इतना ज्यादा कमा लेना चाहता है कि वो दूसरे की रोटी भी छीन के अपनी तिजोरी में रख लेना चाहता है, जिसका उसे पता नहीं कि वो खाएगा या नहीं। करेक्ट। तो अगर आप संदेश ही पहुंचा रहे हैं इन पहाड़ों का, तो थोड़ा सा इस तरीके का जंगली संदेश भी पहुंचाना चाहिए। ये जंगली संदेश है, जरूरी है, लेकिन काफी इसके अंदर में बहुत जरूरी है, काफी गहराई इसके जो वो है छुपी हुई है इसके ये अंदर में। बहुत जरूरी है हाँ। कि किसी तरीके से इंसानियत रिचार्ज हो पाए। और मैं इसीलिए लोगों को इनवाइट करता हूँ यहाँ। मेरा एक ही काम है, मैं यूँ तो फेसबुक पे और सब पे बोलता हूँ मैं भी, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब बात चलिए तो कह देता हूँ, कुछ राजनेताओं से मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग जिनको मानते हैं, हम ओशो को मानते हैं ज़्यादातर लोग। तो ओशो के आश्रम में कभी को लिखा होता था, डॉग्स और पॉलिटिशियन नॉट अलाउड। अच्छा। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इस समय देश के हालात हैं या दुनिया के हालात हैं, हाँ। इन हालातों में राजनीति एक बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति बहुत गलत काम कर रही है। ओके, तो आपकी क्या इसमें सजेशन होगा कि राजनीति में किस तरह से बदलाव आना चाहिए? मेरा सिर्फ इतना सजेशन होता है, और उसको आप बहुत सहजता से समझ सकते हैं। हाँ। कि अगर मेडिकल स्टोर की दुकान पे हाँ। आप जाएं और आपको वहाँ दवाई ना मिले, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं। क्या आप कहेंगे कि वो मेडिकल स्टोर है? किसी दुकान पे जो परचूनी की दुकान हो और वहाँ पे परचूनी का सामान ना मिले, तो क्या आप सोचेंगे कि हम सही जगह आए? उसी प्रकार राजनीति से मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है। हाँ। एक छोटी सी मांग है। अच्छा। राजनीति की जो डेफिनेशन है बस उतना ही पूरा कर दें। अच्छा। और राजनीति की डेफिनेशन अगर आप किसी से पूछने जाएं, तो मैं समझता हूँ राजनेता तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि राजनीति की डेफिनेशन क्या है। राजनीति की डेफिनेशन सामान्य रूप से जितने बैठे हैं या जो भी लोग सुनते हैं,
उनको यही पता है कि किस तरीके से गद्दी हथिया ली जाए, इसे हम राजनीति कहते हैं। लेकिन राजनीति की रियल डेफिनेशन है कि राजा द्वारा राज्य के हित में, प्रजा के हित में जो नीतियां लागू की जाती हैं जिससे देश का कल्याण हो, उसे राजनीति कहते हैं। बिल्कुल राजा सही बात द्वारा राज्य के हित में जारी की गई नीतियां राजनीति कहलाती हैं। तो मैं सभी नेताओं से एक ही अपील करता हूं कि वो राजनीति अवश्य करें, लेकिन उसकी तरह ही करें कि जो बोर्ड लगाया है वही होना चाहिए। बोर्ड कुछ और है, माल कुछ और है, तो इसे कूटनीति कहते हैं, इसे राजनीति नहीं कहते। तो बस अगर कोई राजा राजनीति ही कर ले, मैं उसके प्रणाम। चलिए, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, राजनीति पे सिंस आप बात कर रहे हैं, तो आपका अभी करंट जो सरकार है जो कि लीड कर रहे हैं, कितने 6 साल तो हो गए मेरे ख्याल से मोदी जी को, तो करंट सरकार का आपका क्या मानना है कि अच्छा कर रही है काम या कैसा कर रही है आपके हिसाब से? ये क्या उम्मीदें हैं आपको इस सरकार से? देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी चीज हो, जब तक अर्थ को सही ढंग से कंट्रोल नहीं करती, वो आनंद नहीं बांट सकती। ओके, ठीक है। और आर्थिक रूप से इस समय हम बहुत बुरी स्थिति में। अच्छा। लोगों को जानकारी ना हो, आप अपने वीडियो में अगर कट पेस्ट ना करें तो जानकारी दे दीजिएगा कि इस समय हिंदुस्तान 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जे में है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जे में है, जिसकी शायद कहीं कोई चर्चा नहीं होती। अच्छा। अर्थ ही आनंद का सूत्र है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ये हमारी चाणक्य नीति में भी है। अगर चाणक्य जी को हम लोग अपना हिंदुस्तानी मानते हैं तो हमें चाणक्य नीति फॉलो करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम 2 कौड़ी के जो अर्थशास्त्री हैं, जो पश्चिम ने तैयार किए हैं, हम आज उनका अनुसरण करके अपने देश को केवल और केवल कर्जे में डुबो रहे हैं। अच्छा। जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम चाणक्य की नीति को पालन करते तो शायद पूरा देश जो है इस समय इनकम टैक्स से मुक्त होता और हमारे देश के पास भरपूर धन होता। और अगर चाणक्य नीति की बात करें तो हमारा पड़ोस का मुल्क चीन पूरी चाणक्य नीति को पालन करता है, पूरी डिट्टो। अच्छा, यानी कि साम दंड भेद जो होता है, नहीं, सामदान दंड भेद चाणक्य ने ये कहा। ये देखिए ना, वही बात है कि हम वो चीज पकड़ते हैं जो हमें प्रभावित करती है। हम चाणक्य नीति का बेस नहीं पकड़ते। अच्छा। किसी भी नीति का, किसी भी धार्मिक इंसान की जब भी कोई नीति होती है तो उसकी नीति का बेस होता है आनंद, कल्याण। ओके। तो आप चाणक्य नीति का बेस पकड़े, वो कल्याण है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और उस कल्याण के लिए उन्होंने अर्थ को, धर्म को, सत्य को, कूटनीति को, हर चीज को उपयोग किया। अच्छा। वो आनंद के लिए किया। बिल्कुल। ये जो शस्त्र हैं जिनको साम दाम दंड भेद कहते हैं, ये शस्त्र हैं एक तरीके। तो इन शस्त्रों का उपयोग एक तो दूसरे को नाश के लिए किया जा सकता है और दूसरे के कल्याण के लिए भी। कल्याण के लिए धार्मिक करता है और नाश के लिए राजनेता। चलिए, एक सवाल अब मेरा इसी से निकल के अब राजनीति से बाहर निकलता है, थोड़ा डिजिटाइजेशन पे बात करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का प्लेटफॉर्म, हमारा धंधा पानी जो है इसी पे चलता है। तो आपने जो ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ये आश्रम जो बनाया है आपने, तो इसका थोड़ा सा आधार बता दें कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका या क्या विजन है इसका? मेरा सिंपली विजन है। हाँ, डिजिटाइजेशन से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट से अगर ये इसको, आज हम यहाँ बैठे हैं, एक आपका ये आश्रम है, लेट से अगर ये मेरे को 5 साल बाद लेट से 100 आश्रम बनाने हैं मुझे देश के या वर्ल्ड के पूरे कोने में, तो आपको कैसे लगता है कि डिजिटाइजेशन क्या प्ले करेगा रोल उसमें आपके लिए? डिजिटल की बात करूं तो मैं 2009 में पहली बार, मुझे एक बच्चे ने, मैं छोटे से कमरे में रहता था, तो मुझे एक बच्चे ने एक लैपटॉप दिलवाया था कि स्वामी जी आपकी बातें दुनिया तक पहुंचनी चाहिए और सबसे अच्छा ढंग है कि आप इस पे अपनी बात कहें। और मैंने 2009 में पहली बार फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया। अच्छा। और आज तक 2009 के बाद आज तक जितने भी लोग मुझे जीवन में मिले हैं पर्सनली, उनमें से 95% वो हैं जो फेसबुक और यूट्यूब से मेरे पास पहुंचे। अच्छा। तो मैं समझ सकता हूँ मैंने इसका बहुत अच्छा उपयोग किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तो दिस इज, ये सिर्फ हम लोग इसी भी जुड़े हुए हैं इस काम से, प्रोफेशन से, तो हमारी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग, कि आप डिजिटल
प्लेटफॉर्म को लेके कैसे अपने आप को, अपने मैसेज को किसी और के पास पहुंचा रहे हैं देखिए, डिजिटल माध्यम अगर से। डिजिटल मार्केट की बात की जाए हाँ हाँ। तो मेरा मानना है कि डिजिटली आजकल सब लोग इसको यूज करते हैं। यूजिंग के दो तरीके हैं। एक यूज करते हैं अपना समय काटने के लिए और एक यूज करते हैं अपनी बात कहने के लिए। देखिए, एमआर के बारे में अक्सर एमआर की चर्चा उठाता हूँ कि लोग एमआर जब बनते हैं तो वो बैग ले लेते हैं और फिर उसके बाद नए होते हैं, थोड़ी घबराहट होती है तो जाके पार्कों में बैठ जाते हैं। सही बात है। दिन भर समय काटते हैं, शाम को पहुंचते हैं और कहते हैं कोई ऑर्डर नहीं मिला। और एक व्यक्ति वो होता है जो बस नया होता है, उसे पता भी नहीं होता, डट जाता है अपनी बात कहने में, समझाने में। 15-20 दिन लगते हैं वो डॉक्टरों को समझाना सीख लेता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस लागू होता है इस पे। जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें आपको हेजिटेशन होता है कि हमारी बात हम कैसे कहें। बिल्कुल। तो आप दूसरों की लाइक करने में ज्यादा जोर देते हैं बजाय अपनी कहने के। सही बात है। मेरा मानना है अपनी कहिए। पहले दिन गालियां मिल सकती हैं, बुरा लग सकता है, कोई लाइक ना करेगा, अपसेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से अपने जीवन को रखा, अपनी बात कही, तो 15-20 दिन बाद आपको जो है वो लोग मिलने लग जाएंगे जो आपको प्रेम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो यही किया। नहीं, बहुत बढ़िया है किया आपने। मैं दिन भर फेसबुक पे मेरे ख्याल से नहीं रहता। हाँ हाँ, मैं सिर्फ अपनी बात कहता हूँ, हट जाता हूँ। नहीं, दैट इज द बेस्ट वे यार, जो फेसबुक कर रहा है या ये सब जो चीजें हो रही हैं। बच्चों को कहता हूँ, सबसे कहता हूँ हाँ, कि आपको अपनी बात कहने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज करना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। ना कि दूसरों की सुनने के लिए और लाइक करने के लिए। नहीं, बहुत बढ़िया विचार है आपका, बहुत बड़ी सोच है। और एक तो डिजिटल पार्ट ये हो गया जिसमें कि हम एज ए यूज़र अपने आप को या अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं डिजिटल को। तो अब मैं आता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर साइड ऑफ द डिजिटल साइड, जो कि है आपकी, लेट्स से ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे हमारी लैंग्वेज में इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे कि आपने आश्रम बनाया हुआ है, 20 कमरे बनाए हुए मैं हैं, समझता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरा समझता हूँ, है ना। तो लेट्स से वाईफाई, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कनेक्टिविटी का, नहीं तो अगर मैं कहूँ तो कि इंडिया आपको में ऐसी क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पे इसको। अगर मैं इंडिया के डिजिटलाइजेशन की बात करूँ तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ थोड़ी सी। अब ये जरा प्रोफेशनलिज्म की जानकारी हाँ, है, बहुत बिल्कुल, गहरी जानकारी। बिल्कुल। हमारे इंडिया में इस समय फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर्स, अगर कंट्री वाइज बात, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, बिल्कुल। अमेजॉन सबसे ज्यादा यहाँ से पैसा कमा रहा। करेक्ट। हमारे पूरे भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय बजट है वो 20.5 लाख करोड़ रुपए का, 20.5 लाख करोड़ रुपए का। और अगर मैं 10 कंपनियों के नाम गिना दूं तो वो 10 कंपनियां, टॉप 10 कंपनियों के नाम गिना दूं डिजिटली, तो हमारे भारत से 20.5 लाख करोड़ रुपए ले जाती। बिल्कुल सही बात है। तो पूरे राष्ट्रीय बजट तो यहाँ से चला गया। अब यहाँ के लोग आखिर क्यों नहीं आ पाते, उसके पीछे मैं कुछ बात करूंगा। मैं आईटी सेक्टर से भी जुड़ा हुआ। अच्छा। मैंने खुद की एक कंपनी भी एक ऐसा प्लान लाने की कोशिश की जो भारत देश के काम आए, लेकिन यहाँ की बड़ी दिक्कत है यहाँ के लॉ में। हमारे पास सर्वर नहीं है, हमें इंडिया में। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास सर्वर नहीं है, हमारे पास नेट की अच्छी स्पीड नहीं है, हमारे पास जिन लोगों को हम काम देते हैं उनके पास जो सपने दे रखे हैं, जैसे कि दुनिया की फेसबुक और इन सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आईटी की, इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही हमारे भारत में कोई अच्छा माइंड डेवलप होता है तो उसको यहाँ पे अगर नौकरी मिलती है तो मिलती है 10 या 12 लाख रुपए साल की। वो लोग उसको 5 करोड़ रुपए साल दे देते हैं। बिल्कुल। और बुला के अपने पास बैठा के हरामखोरी कराते हैं और 5 साल बाद खत्म कर देते हैं। मतलब वो जो दिमाग जो फेसबुक खुद की बना सकता था, वो फेसबुक के पास जाके उसके ऑफिस में बैठ के सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहा है और खुश है। ये भारत की कमर तोड़ने का एक ढंग है। अच्छा। मेरा मानना है राष्ट्रीय नीति के तहत एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि जो भी आईटी सेक्टर का यहाँ पे पास आउट होगा इंडिया का, उसको 10 साल तक भारत के लिए कोई काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी विदेशी कंपनी में वो जा सकता है। अच्छा। अगर हम ऐसा नियम बनाते हैं तो निश्चित ही हम बहुत जल्दी इनको पटक सकते हैं जो यहाँ से नोट लेके जा रहे हैं। अच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया आपके ख्याल हैं। और इनफैक्ट ये चीज़ें कुछ सेक्टर्स में ऑलरेडी हो रही है। अगर हम देखें डिफेंस की बात करें या हम लोग बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं तो MBBS करके एक ये होता है क्लॉज कि भाई आपको फलाना हॉस्पिटल जाके गांव में जाकर मैं आपको फिर बता दूं। आपको फार्मा कंपनी में आपने कहा कि होता है, फार्मा कंपनी में गलत बात है। फार्मा कंपनी में इसलिए होता है कि हम इंडिया की मानसिकता के तहत यहाँ हम माल आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन फार्मा कंपनियां सब विदेशी हैं। नहीं, मैं फार्मा कंपनी नहीं, जो डॉक्टर निकल रहा है ना, डॉक्टर निकल रहा है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। हाँ, वो यहीं के लोगों को ज्यादा समझा सकते हैं।
उनको वो बाहर नहीं बुलाएंगे। आप समझे ना बात को। यही तो चीजें हैं। उन्होंने जिन सेक्टरों में ये हो रहा है उनमें इतनी होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो सब भेज दो बाहर। डॉक्टर तो वहां के मरीज देखें। हाँ, यहाँ के तो हम बाबा लोग देख लेंगे। हाँ। यहाँ बीमारी रहे ना, हम तो हाँ। कहते हैं डॉक्टर की जरूरत ही नहीं यहाँ तो पड़ेगी हम आपको। देख लेंगे, है ना। हाँ। तो जो हाँ। सेक्टर बाहर से पैसा ला सकता है बिल्कुल, बहुत बड़ा सेक्टर है। उसको तो जो है भेज नहीं रहे। बिल्कुल। उस पे कह दिया पहले यहीं करो। हम्म। और जो सेक्टर हमारे देश का धन जाने से रोक सकता है और बाहर का भी खींच के ला सकता है। अब छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे देश का, अभी आप इंटरनेट पे सर्च मारिए और आपको एक नई बात मिलेगी कि भारत में जो डिजिटल जो मतलब इनकम होती है, टोटल डिजिटल इनकम, हाँ, सबसे वो मात्र 13,500 करोड़ रुपए की। भारत सरकार के अनुसार जो डिजिटल इनकम है वो 13,500 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब है 13,500 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को मिलता है केवल। बस करेक्ट। ठीक है। अब गूगल लिखता है कि 6,500 करोड़ हम कमाते हैं। फेसबुक लिखता है लगभग इतना ही हम कमाते हैं। यानी कि दो मिला के 13 लाख करोड़ हो गए, तो बाकी के घंटा बजाते हैं। सही बात है। मैं आपको बताऊं ये चालाकियां, इसको आपको बता देता हूँ। भारत के जितने भी लोग हैं सब जब इसमें ऐड डालते हैं तो ऐड देते हैं, ऐड में से ही सरकार को पैसा मिलता है। लेकिन जब फेसबुक उसमें से ऐड लेती है तो फेसबुक का एक ऑफिस सिंगापुर में है जो टैक्सों के दायरे से बाहर चला जाता है। वो भारत सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देता और बहुत बड़ी इनकम लेके चला जाता है। और भारत सरकार को ये पता है, कायदे में होना ये चाहिए कि भारत सरकार ने इतनी मेहनत की, इनको अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इनको अपना एक फेसबुक बनाना चाहिए, इनको अपना एक ऐसी चीज बनाना चाहिए जो हम अलीबाबा की तरह यहाँ के सारे प्रोडक्टों को उठा के बाहर दुनिया में बेच सकें। नहीं, लेकिन बिल्कुल सही भारत बात है सरकार आपकी। इसमें कोई काम नहीं कर नहीं नहीं हो रहा है। मैं आप थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। इसमें आईटी एक्ट जो है ना, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। बता देता हूँ, हाँ, पिछले हाँ। 2 साल से मैं 5 करोड़ रुपए आईटी सेक्टर में बर्बाद कर चुका हूँ। हाँ, हाँ। शायद मैं आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। नहीं, आप श्योर रखते हैं सर उसमें, लेकिन और मैं सरकार इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ, हाँ। सरकार ने ऐसी कमर तोड़ी है, इतनी हाँ, हाँ। बुरी तरीके से कमर तोड़ी है कि अच्छे काम करने वाले की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं। वो थोड़ा मैं आपको एक बात सिस्टम बताता में हूँ, मैं चाहिए आपको वो। एक बात बताता हूँ, अभी ये सरकार को सुनाइए जाके, ये लोगों को सुनाइए। पेटीएम का ऑफिस भारत में नहीं है और 70,000 करोड़ रुपए भारत का वो यूज कर रहा है। वो तो उसका शेयर हो गया ना, उसका जो खरीदा है उसको चाइना वो के शुरू उसने। से ही था, लेकिन अब वो ऑफिस भी छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से। भारत में पेटीएम का कोई ऑफिस नहीं है। जो ऑफिस बचे हैं वो सिर्फ अपना सामान समेट रहे हैं, यहाँ की चीजें समेट रहे हैं। यहाँ पे कोई पेइंग का अच्छा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे हमने अपनी एक साइट बनाई, हम अपना एक गेम डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, उस पे गूगल वालों का ये नियम है कि आप अगर हमारा गेटवे यूज करेंगे तभी हम आपके ऐप को मंजूरी देंगे। और हमारे ऐप को मंजूरी देने के लिए गूगल का अगर हम ऐप यूज करते हैं, उसका ऐप स्टोर गेटवे, तो वो 30% लेते हैं। बिल्कुल 30% गेटवे का, जो कि मात्र 2% में होता है। करेक्ट। नहीं, बिल्कुल ये कड़वी सच्चाई है इनफैक्ट ये। बहुत सारी कड़वी सच्चाई और इसको जल्दी ही हम अपना हमारे देश को लीडरशिप को जो बैठे हैं, जो इस पे डिसीजन मेकर्स हैं या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक बात बता दें, जब तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों पे इस देश की तरक्की का प्रेशर केवल टैक्स वसूली नहीं बताया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हम केवल सारे विद्वानों को सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि टैक्स कैसे वसूल लो। मैं कहता हूं सारी सरकार से एक नियम अगर बनाओ जिसमें आधी जिम्मेदारी तो सरकारों की भी होगी, सिर्फ एक नियम बना दो कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो कमाई का तो तुम 30% लेते हो, लेकिन किसी के घाटे का भी 30% वापिस करने का नियम बना दो। असलियत में पता लग जाएगा कि क्या है देश चलाना। सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, सब देते जा रहे हैं। अरे ये पेट्रोल को क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को दे देते? 25 रुपए लीटर मिलेगा, देते हैं। उसको नहीं देंगे, वो सरकार ने रख रखा है। विधायकों की और सांसदों की तनख्वाह जो है 2.5 लाख रुपए कर दी गई। किस बेस पे कर दी गई? और कमाल की बात है, एक विधायक अगर 5 बार विधायक बनता तो उसकी 5 बार की जो है वो पेंशन बनती।
सरकार को यह दिखाई नहीं देता। मैं सरकार पे ब्लेम कर रहा हूं यहाँ पे, प्लीज कोई मोदी जी को मत ले आइए, क्योंकि वरना तो मैं कांग्रेसी नजर आने लगूंगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ। अच्छा, वैसे डिस्कशन हमारी मोदी जी से ही शुरू हुई थी। डिस्कशन मेरी व्यवस्था से शुरू हुई। हाँ। मैं अगर मोदी की जगह अभी सोनिया होती तो तब भी बोलता। हाँ। मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं व्यक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं, और जो व्यवस्था में बैठा है उसे गाली देना मेरा अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक छोटा सा चपरासी अगर फाइल इधर से उधर करता है, हम उसे अप्रिशिएट तो नहीं करते, लेकिन जब वो नहीं करता है तो उसे गाली जरूर देते। फैक्ट है, क्योंकि वो उसका काम था। बिल्कुल। अगर यहाँ पे कोई देश चलाने के लिए आया है तो देश चलाने के लिए जो वो करेगा, मैं उसे अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसका काम था। लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे गाली जरूर दूंगा, क्योंकि वो उसका काम था और उसने किया नहीं। करेक्ट। नहीं, बहुत वैलिड वो है आपका, ये जस्टिफिकेशन है, लॉजिक है। मैं किससे बात करूं? अगर मैं सिस्टम में बैठा हूं, मैं मछली हूं, और मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं तालाब से ही तो कहूंगा। बिल्कुल, मैं किससे कहूं? बिल्कुल सही बात है। अब लोग कहें कि तालाब से कह रहे हो, तुम तो दूसरी मछली के आदमी हो। ये बड़ा ये दुर्भाग्य है हमारे इस समय के हालातों का, कि आज सही बात करना बुरा हो गया। चलिए सर, मैं अगले सवाल पे मूव करता हूँ। मैंने काफ़ी समय ले लिया है आपका। आखिरी सवाल करता हूँ। अब कायदे से तो ये पहला सवाल होना चाहिए था ओपनिंग इंटरव्यू का, जिसको मैं शेड्यूल कर दूंगा उस तरीके से। थोड़ा सा अपने आश्रम के बारे में बताइए, सखा आश्रम के बारे में। सखा आश्रम असल में ये इन अर्थों में कहा जाता है, आश्रम की एक डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन है। मैं इस मामले में बड़ा पुराना आदमी हूँ, मेरे कपड़े पे मत जाइएगा। आश्रम का एक अर्थ होता है जहाँ पे एक गुरु के सानिध्य में बहुत लोग अपना समय बिताते हैं, और वहां पे दो काम मस्ट होते हैं। एक, जहाँ अंदर का श्रम हो, और पूर्ण विश्राम। तो इस आश्रम की परिकल्पना इसी तरीके से तैयार की गई कि मैं कोशिश करता हूँ कि इनको इनर जर्नी की तरफ ले जाऊं, और उसके लिए बाहर इनकी एनर्जी दुनिया में ना लगे, पैसा कमाने में और चीजों में। तो उससे बचाने के लिए इन लोगों के सारे खर्चे इस आश्रम को ही उठाने पड़ते हैं, यानी कि मैं उठाता हूँ। और उसके लिए मैंने कहा कि हम थेरेपीज वगैरह करते हैं, उससे मैं पैसा लेता हूँ, क्योंकि वो डॉक्टरों के पास जा रहा, तो उससे मैं पैसा लेता हूँ और इस आश्रम का पूरा ख्याल रखता हूँ। ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग आपने देख ही लिए कहाँ से जुड़े हुए हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ भी रही है। और ये अन्य शहरों में भी आश्रम, और सच कहें इस आश्रम का बेस एक और है। आज की तारीख में दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा जो है वो फ्लॉप हो गई है, और वो है परिवारवाद। अच्छा। परिवार जो है वो असफल हो गया। जो परिभाषा किसी भी परिवार में पति की होती है, पिता की होती है, माँ की होती है, बेटे की होती है, बेटी की होती है, भाई बहनों की होती है, उस परिभाषा पे अब कोई लोग जीते दिखाई नहीं देते। सब ऐसा लगता है कि अपनी मतलबों के लिए सारे रिश्ते नाते इकट्ठे हो गए। तो कहीं ना कहीं एक जमाना था कि परिवार होते नहीं थे, और फिर परिवारों की व्यवस्था शुरू हुई। वैसे ही मुझे लगता है कि अब परिवारों की व्यवस्था से आगे बढ़ के सखा परिवार जैसे जगहों की आवश्यकता होने वाली है, जहाँ पे इंसान आके इंसानियत के तहत जी सके। हम लोग यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाते, हम लोग यहाँ पे होली दिवाली नहीं मनाते, लेकिन सबको एंजॉय करते। हम लोग कल्चर के तरीके से नहीं मनाते, हम लोग प्लेजर के तरीके से मनाते। हम लोग कल्चर के नाम पे अपने को बांध नहीं लिया है। हम यहाँ लाइट है तो आज भी दिवाली है। यहाँ पे प्लेजर है, यानी कि उत्सव है। उत्सव का क्या मतलब होता है? उत्सव का मतलब प्लेजर। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में इतने सारे उत्सव होते हैं, इसका मतलब प्लेजर। तो अगर 365 दिन उत्सव हो सकता है, बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल।
अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट भी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर किया था अभी हमको ऑफ द लाइन, तो उसके बारे में बताएं जो आपने सत्संग टूरिज्म। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए हाँ, जरा। सत्संग टूरिज्म का हमारा कंसेप्ट है। इसको जल्दी ही हम लोग पूरा एक कागजी कार्रवाइयाँ पूरी करने के बाद, जो कि होती है हाँ टूरिज्म हाँ की, हाँ। उसको करने के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम्म और वो सत्संग टूरिज्म होगा जिसमें आज का यूथ जो कि अभी दिल्ली से जैसे कंसेप्ट है कि उत्तराखंड में इतना यहाँ पे सब चलता है टूरिज्म। आजकल दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनीज जो है साल में 2 बार अपने एम्प्लॉइज को यहाँ पैकेज दे के भेजती हैं 2-3 दिन के लिए रेस्ट के लिए। तो कंपनी इसलिए भेजती हैं रेस्ट के लिए कि वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़े। लेकिन होता उल्टा है, वो 3 दिन के लिए यहाँ बच्चे आते हैं और मतलब कम समय में ज्यादा घूमने के चक्कर में, ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में शरीर को थकाते हैं, फिर शाम को शराब पीते हैं, अपने तरीके से नाचते कूदते हैं और 2-3 दिन बाद वहां जाते हैं और फिर घर जाके रेस्ट करते हैं। मतलब निकले थे कि यहाँ रेस्ट करने आएंगे और घर जाके 3 दिन और रेस्ट करते हैं। तो वर्किंग कैपेसिटी लॉस हो गई। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़े, इसके लिए सत्संग टूरिज्म को वो यूज करें। और उसे यूज करने के लिए एक सिंपली वे है कि वो वहाँ पीसफुली निकलें। हम उनको पूरा प्लान देंगे। अगर ऐसे लोग आते हैं तो मैं कहूँगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स और सब हैं जिनको नए तरीके के टूरिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी हम लोग उन सब से भी मिलेंगे। अच्छा। और चाहेंगे उत्तराखंड में ऋषिकेश में ही 25-30 कम से कम रिजॉर्ट्स सामने आए। अच्छा। जो एक मिल के एक पैकेज पे काम करे और वो सत्संग टूरिज्म होगा। ओके। तो वहाँ पे जो भी बच्चे अपने घरों से जब निकलेंगे तो उनको किस तरीके का हम एक प्लान अवेलेबल करवाएंगे जिसको वो रास्ते में रीड करते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए अच्छा आएंगे। अच्छा। ताकि उनका माइंड मेकअप होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। अच्छा। कुछ क्यूरियोसिटीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके, तो उनके अलग ढंग के सवाल हैं। अच्छा। और उसके बाद जब वो यहाँ पहुंचेंगे हाँ। तो उनको हम भी यहाँ पे सारे एडवेंचर्स में शामिल होने के लिए कहेंगे। अच्छा। चाहे वो बंची जंपिंग हो, चाहे वो राफ्टिंग हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी है कि उनको ध्यान, उनको योग, उनको जिंदगी जीने का सलीका, अच्छा। उनको पहाड़ों से प्रेम, नदियों से प्रेम, अच्छा। ये सब सिखाएं। ठीक है। वरना वो यहाँ आके वही बात है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नदियों से प्रेम करते हैं, चिप्स तो नहीं खाती नदियाँ, लेकिन पैकेट वहीं छोड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहाड़ों से प्रेम करते हैं, लेकिन पहाड़ों में बैठ के वो पहाड़ों में चिड़ियों का संगीत सुनने की बजाय अपना डीजे बजा के वहाँ की चिड़ियों को भगा देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ जिसके लिए आ रहे हैं उससे प्रेम करें। उससे प्रेम करने का जो ढंग हो सकता है कोशिश करूँगा कि उन्हें सिखाऊं और शायद इससे एक नई समझ डेवलप हो।